Hello everyone, welcome back to Study with Mansi. Today we'll be starting a series on law, and the first subject that we will be covering will be family law, and the first segment would be Hindu law. हिंदू लॉ द टॉपिक्स जो हैं उसमें ये एक लिस्ट है पूरी, आप एक बार देख सकते हैं हम क्या क्या कवर करेंगे फर्दर लेक्चर्स में। सोर्सेज, स्कूल्स, हु इज़ अ हिंदू, टाइप्स ऑफ मैरिज, हिंदू लॉ के अंडर मैरिज क्या है, मैट्रिमोनियल रेमेडीज़ क्या क्या हैं जो ऑफ़र करता है लॉ हमें, मेंटेनेंस, एडॉप्शन, माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप, कारा गाइडलाइंस, जॉइंट हिंदू फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, को पार्सनरी, पार्टीशन, सक्सेशन, टेस्टामेंट्री सक्सेशन, स्त्रीधन गिफ्ट, हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे एंड मे बी एक दो इसके बियॉन्ड भी। लेट्स मूव ऑन। जो मेन 4 सेक्शंस जो हम पढ़ेंगे वो है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 एंड हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। आपको ये बेयर एक्ट्स ऑनलाइन इजीली मिल जाएंगे। आई वुड एडवाइस आप इन्हें साथ में रखें। इट्स ऑलवेज द बेस्ट वे टू स्टडी इज़ थ्रू अ बेयर एक्ट। जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सोर्सेज की बात करते हैं। हिंदू लॉ की बात करें सोर्सेज की, तो इनको आप ब्रॉडली 2 स्पेक्ट्रम में डिवाइड कर सकते हो। एक है एंशिएंट, एक है मॉडर्न। एंशिएंट मतलब जो बिल्कुल पुराना टाइम हो गया, वेदों के टाइम का, उसकी बात कर रहे हैं। एंड मॉडर्न इज़ मोर ऑफ पोस्ट द अराइवल ऑफ ब्रिटिश। एंशिएंट के अंदर क्या क्या कैटेगरीज आती हैं? श्रुतिज, स्मृतिज, डाइजेस्ट एंड कॉमेंट्रीज, कस्टम्स एक्चुअली यहाँ पे भी आते हैं, ये हम आगे देखेंगे। कोडिफाइड एंड गिवन अ प्रॉपर स्पेस इन द मॉडर्न। ठीक है, मॉडर्न में क्या क्या आता है? जो लेजिस्लेशन है, यानी जो भी जजमेंट्स पास हो रहे हैं, जो भी लॉज पास हो रहे हैं, एंड जुडिशियल डिसीजन जो भी जजमेंट कोर्ट दे रहा है अपनी थिंकिंग के बेसिस पे, एंड जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस, ये थ्योरी यहाँ भी अप्लाई होती है। सो बेसिकली कस्टम्स एंड ये एक जो है ये दोनों में अप्लाई होता है कि अपने गुड कॉन्शियंस एंड इक्विटी को यूज़ करके सोचें। हम इसको आगे डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं श्रुतिस की। श्रुति ये हिस्ट्री से रिलेटेड है, या आप हिस्ट्री का जो स्टूडेंट है उसने भी इस बारे में पढ़ा ही होगा। इसका मतलब होता है जो सुना गया हो, व्हाट हैज़ बीन हर्ड, यानी ये रिटन नहीं होता है। ठीक है, ये सुन के, बोल के, ओरली कई जनरेशन्स में पास ऑन हुआ है और कई जनरेशन बाद किसी ने इसको लिख के कोडिफाई किया गया है। इसका मतलब ये भी है कि ये बहुत बार देखो ओरली पास थ्रू जनरेशन्स एंड रिफॉर्म्ड ओवर टाइम। अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइम पे इसमें कई चीज़ें ऐड भी की हैं, सबट्रैक्ट भी की हैं। इनको माना जाता था दैट दीज आर सीक्रेट वर्ड्स ऑफ गॉड दैट आर रिवील्ड टू सेजेस एंड ऋषिज। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट और एसेंशियल सोर्स माने जाते हैं एंशिएंट टाइम के। इनमें मेनली आपके वेद और उपनिषद आते हैं। वेद हम सब जानते हैं 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चार हैं। ऋग्वेद ओल्डेस्ट है ना। ये एक्चुअली लॉ कम थे एंड दे वर मोर ऑफ अ वे ऑफ लिविंग। ये आपको बताते थे जीने का तरीका, आपका धर्म क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, आपको कैसे ज़िंदगी जीनी चाहिए, ना कि कोई लॉ था कि अगर ये करोगे तो ऐसा होगा, ये पनिशमेंट होगी। बट सबसे एंशिएंट सोर्स हम इसी को मान सकते हैं। मूविंग ऑन, हम नेक्स्ट है स्मृतिज, उनके बारे में पढ़ेंगे। स्मृति का मतलब होता है जो याद रहे, विच हैज़ बीन रिमेंबर्ड। इसमें क्या होता था कि जो भी बातें ऋषि मुनियों ने रिमेंबर करी और अपने हिसाब से इंटरप्रेट करी और ग्रेजुअली उनको कोडिफाई भी किया गया आगे, उनको हम स्मृति में मानते हैं। ये वेदों के थोड़ा आगे का सीन है। ठीक है, आगे का फेज़ है। इसमें मेनली क्या आपके आते हैं? धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र। धर्मसूत्र प्रोस होते हैं, धर्मशास्त्र पोइट्री फॉर्म में होते थे। मेजर धर्मसूत्र कौन से हैं? गौतम, बौद्ध, अपास्तंभ। ठीक है, धर्मशास्त्र मेजर कौन से हैं? 3 हैं, मनु, यज्ञवल्क्य, नारद, विष्णु। 4 हैं, मनु, यज्ञवल्क्य, नारद, विष्णु। ये आपने सुने ही होंगे, है ना। मनुस्मृति इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा फेमस रही है और ये धीमे धीमे अपग्रेड होते गए हैं। देखिए डिफरेंट ऑथर्स, डिफरेंट व्यूज़। मनु कोई एक आदमी नहीं है, ये एक समझिए लीनियज चल रही है। अगले ने उसमें फिर ऐड किया, कुछ ऐड किया और ग्रेजुअली एक टाइम पे कोडिफाई भी हुआ। सेम यहाँ पे है, बट ये अलग अलग टाइम पे आए हैं। ये कोई बहुत सुपर स्ट्रिक्ट कोडिफाइड लॉ के नेचर के नहीं थे, बट इनमें पर्सनालिटी वाइज बहुत फ़र्क दिखा। जैसे ये भी ना सोसाइटी के साथ साथ ट्रांसफॉर्म होते गए। एंड दिस इज़ द मोस्ट आयरॉनिक थिंग कि लोग सोचते हैं कि एंशिएंट चीज़ें एग्जैक्टली सेम एज इट इज़ अप्लाई होनी चाहिए। दे डोंट रियलाइज़ कि उन्होंने भी समय के साथ बदलना सीखा था। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, ये बहुत डिटेल में ज़रूरत नहीं है। मनुस्मृति ओल्डेस्ट, ब्राह्मण्स को हमेशा टॉप पे रखा गया, विमेन एंड शूद्र को कोई राइट नहीं दिया गया। जबकि जब हम यज्ञवल्क्य की बात करते हैं
थोड़ा ज़्यादा सिस्टमैटिक था, थोड़ा कंसाइज, लिबरल ज़्यादा था, राइट्स रिकग्नाइज किए विमेन के प्रॉपर्टी में, और शूद्रों को पेटक स्टेटस दिया। या इसी के बाद जब हम नारद स्मृति की बात करते हैं तो देखो इन्होंने विडो रिमैरिज की भी बात की, विमेन के प्रॉपर्टी राइट की बात की, इन्होंने किंग के लॉ को पुराने लॉज के ऊपर रखा। इसका मतलब जो करंट सिचुएशन में राजा अपने कॉन्शियंस से, जस्टिस और इक्विटी से डिसाइड करे, उस लॉ को ज़्यादा अहमियत दी जानी चाहिए। और प्लीडिंग्स, एविडेंस, विटनेसेस जो हम आज के मॉडर्न टाइम के ज्यूरिस्ट ने थ्योरीज दी, हम देखते हैं कि वो नारद स्मृति में तब से हैं। तो मतलब दिस शोज़ हमारे एंशिएंट टाइम में भी कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज ये क्या होते हैं? दे एक्सपैंडेड द स्कोप ऑफ हिंदू लॉ। इनमें क्या होता था, जो पहले से जो भी हमने पीछे स्मृतिज देखी, इनका इंटरप्रिटेशन किया गया, इन और कस्टम्स जो थे लोगों के, उनके बारे में और डिटेल में समझा गया, एक्सपेंशन किया गया और लिखा गया। डाइजेस्ट और कमेंट्री में फ़र्क क्या होता है? कमेंट्री होती है जब कोई एक सिंगल इंटरप्रिटेशन हो किसी टेक्स्ट का स्मृतिज में। डाइजेस्ट होता है जब मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस होते हैं। ठीक है, बहुत डिटेल में ज़रूरत नहीं है, बेसिक समझ लो, कभी कभी पूछ लेते हैं तो बेसिक आना चाहिए। ये दो तरीके के हैं, मिताक्षर स्कूल, दयाभाग स्कूल। इसके बारे में आगे डिटेल भी है। मिताक्षर स्कूल के वो कौन थे हेड स्कूल? एक्चुअली आज के मॉडर्न टाइम का स्कूल नहीं, इट्स मोर ऑफ लाइक अ स्कूल ऑफ थॉट। ओके, यहाँ पे विजनावेश्वर हैं, यहाँ जिमुता वाहना है। ठीक है, ये स्कूल डेवलप हुए विद इन देम, एंड 11वीं से 12वीं सेंचुरी के बीच में वेल्ट क्यों हुआ, ऐसा क्यों ये स्कूल्स डेवलप हुए? देखो पहले ना कोई स्टेट का कॉन्सेप्ट खास था नहीं, बट 11th-12th सेंचुरी के आसपास आप देखो वेल डिफाइंड स्टेट्स इमर्ज होने लग गए, सबके अलग अलग कस्टम्स इमर्ज होने लग गए। तो क्या हुआ कि धीमे धीमे ये जो थॉट्स थे, कि ये जो इंटरप्रिटेशंस थे, ये एक सेक्शन के लोग मान लो फॉलो करने लग गए, इधर के सेक्शन में अलग अलग टाइप के लोग इन्हें अलग अलग तरीके से फॉलो करने लग गए, अपने कस्टम्स के साथ एसिमुलेट करते हुए, यानी सब कुछ अलग अलग करते हैं। हम आज के समाज में भी देखते हैं, एक ही शहर, एक ही गांव में भी होते हुए बहुत लोग के यहाँ रिचुअल्स, परंपराएं अलग अलग होती हैं, राइट? तो उस तरह से आप समझ सकते हो। इनके बीच में देखो 2 स्कूल्स थे, मिताक्षर, दयाभाग। इनके बीच में बेसिक डिफरेंसेस भी हैं, वो हम आगे देखेंगे। मिताक्षर स्कूल क्या है? दिस इज कॉमेंट्री ऑन स्मृति ऑफ यज्ञवल्क्य, और ये ऑल इंडिया नियरली फॉलो किए जाते हैं। ऑब्वियसली कस्टम्स में वेरिएशन होता है, बट वेस्ट बंगाल और असम में नहीं किए जाते हैं डोमिनेटली। कुछ केसेस में होता है, बट मोस्टली वेस्ट बंगाल और असम में दयाभाग स्कूल फॉलो होता है। इनका बहुत वाइड ज्यूरिसडिक्शन है, बहुत वेरिंग कस्टम्स इनके अंडर कवर होते हैं। दयाभाग में मेनली किन मुद्दों पे बात होती है? पार्टीशन, इनहेरिटेंस, जॉइंट फैमिली। टोटल 5 स्कूल्स इनके अंदर इमर्ज हुए। मिथिला, बनारस, द्रविड़, महाराष्ट्र, ये सब मिताक्षर के हिसाब से चलते हैं, एंड बंगाल स्कूल जो दयाभाग के हिसाब से चलता है। आगे ये देखिए डिफरेंसेस हैं मिताक्षर वर्सेस दयाभाग लॉ स्कूल्स में। इनको आप ध्यान से आराम से पॉज करके देख के पढ़ सकते हो। मोस्टली प्रॉपर्टी के ऊपर ही लेके है। देखो बंगाल, असम में होते हैं, ये ऑल ओवर इंडिया मोस्टली होते हैं, ये हमने भी डिस्कस किया। कमेंट्री रिटन बाय विजनावेश्वर ऑन यज्ञवल्क्य स्मृति हमने भी पढ़ा, ये भी हम पढ़ चुके हैं। मोस्टली प्रॉपर्टी को लेके थोड़े डिफरेंसेस होते हैं। जैसे मिताक्षर स्कूल में देखो, अ सन बाय बर्थ एक्वायर्स एन इंटरेस्ट इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। जॉइंट फैमिली है, बाय बर्थ सन का इंटरेस्ट आ जाता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। दयाभाग में सन का ऑटोमेटिक ओनरशिप कुछ भी नहीं होती है, एक्वायर्स इट ऑन डेथ ऑफ हिज फादर। फ़र्क क्या हुआ यहाँ पे? जब तक फादर की डेथ नहीं होगी, सन का कोई राइट नहीं है प्रॉपर्टी पे, ऑटोमेटिक ओनरशिप नहीं आती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, बाय बर्थ उसका इंटरेस्ट एक्वायर हो जाता है। मिताक्षर में क्या है? ऑल दी मेंबर्स एंजॉय को पार्सनरी राइट्स ड्यूरिंग फादर्स टाइम, लाइफ टाइम। यहाँ पे दयाभाग में सन्स डू नॉट एंजॉय को पार्सनरी राइट्स व्हेन द फादर इज अलाइव। मिताक्षर में को पार्सनर शेयर इज नॉट डिफाइंड, कैन नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ। यहाँ पे सबके शेयर डिफाइंड और होते हैं, डिस्पोज ऑफ भी किए जा सकते हैं। मिताक्षर में अ वाइफ कैन नॉट डिमांड पार्टीशन बट हैज़ द राइट टू शेयर इन एनी पार्टीशन बिटवीन हर हस्बैंड एंड हर सन्स। यहाँ पे सेम राइट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर द वुमन बिकॉज सन्स कैन नॉट डिमांड पार्टीशन। ठीक है, ये आप थोड़ा पॉज करके अच्छे से आराम से पढ़ सकते हो, कभी कोई पूछ ले तो लिख सकते हो। कस्टम्स की हम बात करते हैं। कस्टम्स टेक्निकली देखिए दोनों केस में अप्लाई होगा। ये मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में भी है, ये वैलिड कस्टम हमने मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में यहीं पे कवर कर दिया है। कस्टम बेसिकली क्या होते हैं? रीति रिवाज। आप देखते हो बहुत तरीके के समाज है हमारे सोसाइटी में, अपने आसपास आप पड़ोस में देखते होगे, अलग अलग एरियाज़ के लोग हैं, सबके अपने अपने कुछ कस्टम्स होते हैं जिनकी उनके लिए बहुत रेलेवेंस होती है। और
वो उनके यहाँ के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप किसी के यहाँ शादी में देखोगे कोई ऐसा रिचुअल होता होगा जो आपके यहाँ आपने सुना भी नहीं होगा, बट उनके यहाँ जब तक वो ना हो वो शादी इनकम्प्लीट मानी जाती है। मैं इसका बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। यूपी की शादियों में चूड़ा पहनाने की कोई रस्म नहीं होती है, बट पंजाब में, पंजाबियों की शादी में इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिचुअल, राइट। हम लोग में यूपी के साइड में, मैं यूपी से हूँ, वहाँ पे इसका कोई ख़ास रेलेवेंस है ही नहीं, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारे यहाँ यही चीज़ें दूसरी तरफ से होती हैं, बट ये किसी के यहाँ इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके बिना शायद शादी इनकम्प्लीट मानी जाती है, राइट। तो सबके अपने अपने रीति रिवाज हैं। तो ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिसेस फॉलोड इन दिस सोसाइटी सिंस एंशिएंट पीरियड। ये ऐसा नहीं है कि एक पीढ़ी पहले मेरी मम्मी ने शुरू कर दिया तो ट्रेडिशन कस्टम बन गया, नहीं। कुछ है जो शायद सालों से, बहुत पीढ़ियों से चला आ रहा है। तो आपकी फैमिली का एक कस्टम हो सकता है, आपके सोसाइटी का एक कस्टम हो सकता है, आपके एरिया का, रीजन का कस्टम हो सकता है, आपके रिलीजन का कोई कस्टम हो सकता है, आपकी कास्ट का कोई कस्टम हो सकता है, वेरी कर सकता है, आपकी ट्राइब का हो सकता है, ठीक है। कंटिन्यूस ऑब्जर्वेंस होती है एंड इट बिकम्स एन अनसेड लॉ, बिना कहे एक नियम जैसा बन जाता है वो। तो सेक्शन 3A ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट कैसे डिफाइन करता है? कस्टम्स एंड यूजेज सिग्निफाई एनी रूल विच हैज़ बीन कंटिन्यूसली, हमने अभी पढ़ा, कंटिन्यूसली एंड यूनिफॉर्मली ऑब्जर्व्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम टू ऑब्टेन द फोर्स ऑफ लॉ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, ठीक है। वैलिड कस्टम हम किसे कहेंगे? देखो, अब वर्ड टू वर्ड है, कीवर्ड्स हैं, आपको ये पता हो तो आप हमेशा पहचान सकते हो कि ये चीज़ कस्टम है या नहीं है। कंटिन्यूस इन प्रैक्टिस, यूनिफॉर्म नेचर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 साल प्रैक्टिस हुई, 4 साल नहीं हुई, फिर 2 साल हुई, 4 साल नहीं हुई, ऐसा नहीं होता। कोई चीज़ जो बहुत सदियों से चली आ रही है आपके ख़ानदान में या आपके समाज में, वो मानी जाएगी। शुड नॉट बी वेग और एम्बिगुअस, रैंडम कुछ भी वेग या मतलब कन्फ्यूजिंग, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए। क्लीन और सर्टेन होना चाहिए, सर्टेन एंड क्लियर। एंशिएंट होना चाहिए, ऐसा नहीं है 2 पीढ़ी पहले आपकी दादी जी ने शुरू की तो वो कस्टम बन गया, ऐसा नहीं होता है। It has to have some historic base to it. कंप्लीट ऑब्जर्वेशन विदाउट इंटरप्शन, ऐसा नहीं है कुछ पीढ़ियों ने फॉलो किया फिर कुछ ने नहीं किया फिर आप खड़े हो जाओ, नहीं कस्टम है, ऐसा नहीं होता। इट हैज़ टू हैव अ कंप्लीट ऑब्जर्वेशन, इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है कि इट मस्ट नॉट अपोज पब्लिक पॉलिसी और रिटन रूल ऑफ लॉ और स्टैट्यूट एंड इट शुड नॉट बी इमोरल। ऐसा नहीं है कि किसी के यहाँ कस्टम है, जैसे सती प्रथा कोई बोल दे कि मेरे यहाँ फैमिली में तो होती है, नहीं भाई, ये आज के मॉडर्न लॉ के अगेंस्ट है, सोसाइटी के बेसिक फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो ये आपका ऐसा कस्टम नहीं माना जाएगा एंड इट शुड बी रीजनेबल। भाई किसी को जिंदा जला देना इज़ नॉट रीजनेबल, राइट। और ये कस्टम है, ये बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आता है? आप पे आएगा। आप बोल रहे हो मेरे घर में ऐसा कस्टम है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ऐसा कस्टम आपके यहाँ होता है। अनलेस एक्सप्रेसली सेव्ड बाय लॉ, अनलेस लॉ क्लियरली आपको ये स्टेट करके नहीं देता था कि हाँ इनके यहाँ ये कस्टम होता है। आगे बढ़ते हैं, मॉडर्न पे आते हैं, लेजिस्लेशंस। जब ब्रिटिश का अराइवल हुआ, हमने बेसिक हिस्ट्री अपने देखी है, ग्रेजुअली पोस्ट 1857 भी उन्होंने बहुत लेजिस्लेशंस निकाले, बहुत तरीके के कन्वर्जन्स किए, उससे पहले भी किए, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीगल चेंजेस किए। तो मॉडर्न में मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स माने जाते हैं लेजिस्लेशंस, जो कानून बनाए गए। लेजिस्लेशन मतलब जो लॉ बनाया गया, ठीक है। क्यों किया गया? टू मीट न्यू कंडीशंस एंड चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी। नीड थी कि कोडिफाई करो, तो इन्होंने क्या किया था, हिंदूज़ में पंडित्स को बुलवाया, ठीक है, बहुत सारे मुस्लिम्स में इन्होंने मौलवीज़ को बुलवाया, उनको बिठवाया, उनसे डिकोड करवाया, सारे सोर्सेस को ट्रांसलेशंस कराए गए, इंटरप्रिटेशन किया गया, मीनिंग समझा गया और उस बेसिस पे कुछ लॉस कोडिफाई किए गए कि इनको फॉलो किया जाएगा। रिफॉर्म्ड, ऑल्टर्ड, एक्सपैंडेड एंड सप्लीमेंटेड टू ओल्ड लॉज। पुराने जो नियम थे उनको और रिफॉर्म किया कि अब सती प्रथा है तो भाई हम नहीं इसको कंटिन्यू करना चाहेंगे। जो बहुत ख़राब चीज़ें थी उन्हें रिफॉर्म करने की कोशिश की गई, ऑल्टर करने की, लॉ के स्कोप को एक्सपैंड करने की और सप्लीमेंट किया और नए सोर्सेस से। और यूनिफॉर्मिटी ला एप्लीकेशन में, क्योंकि उनके लिए भी रूल करना मुश्किल हो रहा था कि हर किसी का कुछ ना कुछ अलग ही चल रहा है कहानी, तो कुछ यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ये कुछ बेसिक एक्ट्स हैं जो आज तक पास हुए हैं। इनमें से हम कुछ पढ़ रहे हैं आगे, कुछ आज की डेट में है नहीं है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, बेसिक आप नाम पढ़ लेना। इनके लेजिस्लेशंस की बेसिक फीचर्स क्या थे? कॉन्क्रीट होते थे, एक्सेस ईजी था, सबको पता होता था कि ये एक कानून है, रिफॉर्मेटिव नेचर के थे, यूनिफॉर्म थे और असर्टिव थे, मतलब लीगल बैकिंग थी तो मानना पड़ेगा, वैसा था। दे ब्रिटिश मॉडर्नाइज द हिंदू लॉ वाइल रिटेनिंग द फंडामेंटल फ्रेमवर्क, ठीक है। रिफॉर्मिंग वेयर रिक्वायर्ड एज पर द मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न लॉज की अगर हम बात करते हैं आज की डेट में, मॉडर्न जो कानून है, 1944 में हिंदू लॉ कमेटी बनी थी, सर बेनेगल नरसिंह राव उसके हेड थे
और बात क्या हुई थी, टू मेक वन यूनिफॉर्म कोड फॉर ऑल हिंदूज, ठीक है। पर बहुत लोगों ने इसको अपने सेक्रेड लॉज पे अटैक देखा, एंड दिस इज़ अगेन वेरी आयरॉनिक। जैसे हमने पीछे भी बात की कि आप स्मृतिज में भी देखते हो कि मनु से जब नारद पे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, वो और लिबरल हो रहे हैं, वो और समझदार होते जा रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि समाज के साथ खुद को बदलना ज़रूरी होता है। पर यहाँ पे लोग उसे अपने सेक्रेड लॉज पे अटैक मान के बैठे थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने ड्रॉप कर दिया क्योंकि बहुत प्रोटेस्ट हो रहा था लोगों के साइड से। एज अ रिजल्ट मिस्टर अम्बेडकर रिज़ाइन फ्रॉम द कमिटी 1951 में कि अगर आप इन चीज़ों से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं तो मैं इससे बाहर हूँ। इवेंचुअली बना, और ये मेजर 4 कानून है, यही 4 कानून हम आप अभी डिटेल में पढ़ेंगे। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। ये 4 हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। जुडिशियल डिसीजंस की बात करें तो जैसे जब कोई केस कोर्ट में आया, मान लो उस पर कोई स्पेसिफिक कानून है कि ए इंसिडेंस हुआ है तो ये सज़ा होगी, बात ख़त्म, तो बात सिंपल है। बट कई बार बहुत चीज़ें एकदम क्लियर नहीं होती हैं, आपको अपना खुद का दिमाग लगा के सोचना पड़ता है, इसीलिए एक जज बिठाया जाता है जिसको हम मानते हैं कि वो समझदार इंसान है, जो अनबायस्ड है और वो सोच समझ के चीज़ों को देख परख के जस्टिस को ध्यान में रखते हुए गुड कॉन्शियंस से एक फ़ैसला लेगा। तो जब मुद्दे सामने आते थे तो जजेस ने जब इंटरप्रेट करके डिसीजन दिया, उन्होंने डाइजेस्ट और कमेंट्रीज़ को इंटरप्रेट किया, लॉ का स्कोप और एक्सपैंड किया। वो जो डिसीजंस आते थे उनको भी एज आर्काइव यूज़ किया जाता है, आज भी देखते हो साइट किए जाते हैं केसेस, और उनको भी एज अ सोर्स यूज़ किया गया। ये अथॉरिटेटिव होते थे क्योंकि एक जज की तरफ से डिसीजन आ रहा है, बाइंडिंग होते थे, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट होता था कि पहले अगर सेम मुद्दे पे एक बार कोई जज फैसला सुना चुका है, कोई जुडिशियल डिसीजन आ चुका है, तो उसको एज एग्जाम्पल यूज़ करके आगे यूज़ किया जा सकता है। हाँ, ये किन चीज़ों को ध्यान में रख के दिए जाते थे, कस्टम्स को ध्यान में रखते हुए कि अलग अलग समाज में अलग अलग कस्टम्स हैं, जस्टिस, इक्विटी और गुड कॉन्शियंस को ध्यान में रख के। इसको हम अलग से समझते हैं, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस। ये एंशिएंट में भी अप्लाई होता था, ये मॉडर्न में भी अप्लाई होता है। बेसिक रूल ऑफ लॉ है ये कि अगर कहीं पर लॉ साइलेंट है या फिर कॉन्फ्लिक्टिंग है, इसका मतलब क्या हुआ, लॉ उस बारे में या तो कुछ कह ही नहीं रहा, इस बारे में कहीं कुछ लिखा ही नहीं गया है कोई कानून, या फिर कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग है, कन्फ्यूजिंग है, एंड हम नहीं श्योर है सिचुएशन में एग्जैक्टली लॉ क्या कह रहा है। तो कोर्ट जो है, कोर्ट मतलब क्या, जो जज है वो रैशनली डिसाइड करता है, कैसे, जस्टिस, इक्विटी, गुड कॉन्शियंस को ध्यान में रखते हुए। एक छोटा सा केस यहाँ मेंशन्ड है, गुरुनाथ वर्सेस कमलाबाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला कि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ, रूल अप्लाइड, ठीक है। हाउएवर डिसीजन मस्ट नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद एनी डॉक्ट्रिन और थ्योरी। ये मैं आगे के लिए आपसे कह रही हूँ कि जब भी आप आगे का कोई भी लेक्चर देखें या समझें उसे, तो बेयर एक्ट को ओपन रखें, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड नॉट लर्न। सिर्फ रटोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, समझने की कोशिश करो, समझोगे आगे बहुत, क्योंकि 1-2 टॉपिक्स ऐसे हैं सब इन रिलेशनशिप जैसे, जो नहीं समझोगे तो समझ ही नहीं आएंगे कभी, रटोगे तो रटते ही रह जाओगे। और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से खुद को लिमिट करो कि तुम्हारे एग्जाम की तुम्हारी जो भी नीड है उस हिसाब से लिमिट, तो उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं। बेयर एक्ट उठाओ, बेसिक थ्योरी उठाओ।